अगर आपको पता चले। हिंदी का एक दिलचस्प और बेहद जरूरी शब्द है कुटुंब। इसी शब्द से जुड़ा एक विधेयक, संशोधन विधेयक पिछले दिनों कानून मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में प्रस्तुत किया। अब बात लोकसभा में होनी चाहिए थी परिवार की भारतीय धारणा और उत्तराधिकार पर, लेकिन बात हुई यूपी के भाजपा के कुटुंब की कलह पर। जी, योगी आदित्यनाथ सरकार प्रचंड बहुमत के साथ दूसरा कार्यकाल हासिल किया। लोगों ने कहा 2017 का जनादेश पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के संगठनात्मक कौशल को समर्पित था, लेकिन 2022 की जीत में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अपनी लोकप्रियता का भी योगदान था। और इसीलिए अरसे बाद, बल्कि कहें कि आजादी के बाद पहली दफा ऐसा हुआ जब 5 बरस किसी ने कार्यकाल पूरा किया, चुनाव में जीत हासिल की और फिर से मुख्यमंत्री बना। लेकिन पिछले 1-2 हफ्तों से उत्तर प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं वो सब कुछ ठीक नहीं होने का बयान दे रही हैं। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अपने चीफ सेक्रेटरी, जो स्वास्थ्य महकमे के हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का जो पद है, उस पर तैनात अमित मोहन प्रसाद की तबादला नीति पर एतराज जताया। मुख्यमंत्री को कमेटी गठित करनी पड़ी भ्रष्टाचार के मामलों के आरोपों की जांच के लिए। फिर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर जितिन प्रसाद, उनके ओएसडी और तमाम पदाधिकारियों को बर्खास्त किया गया भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते। और उसके बाद राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने इस्तीफा भेजा और कहा कि दलित होने के चलते सुनवाई नहीं हो रही और नमामि गंगे समेत तमाम प्रोजेक्ट्स में भ्रष्टाचार के इल्जाम भी लगाए। इन सबसे इतर अगर आप लखनऊ के सियासी गलियारों में घूमें तो तमाम राज्य मंत्रियों की शिकायतों का एक बड़ा सा पुलिंदा है, जिसको बांचने के लिए, जिसके हिस्से में अपनी तरफ से टीकाएं जोड़ने के लिए हर व्याख्याकार तैयार बैठे हैं और बता रहे हैं कि किस तरह से ये मंत्री खफा हैं। कोई कह रहा है कि हमें पर्याप्त काम नहीं मिलता, तो कोई कह रहा है कि पर्याप्त वजन नहीं मिलता। और शायद इसीलिए बीते मंगलवार को जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग और उसके बाद राज्य मंत्रियों की मीटिंग की, तो वरिष्ठ काबीना मंत्रियों को खास तौर पर ताकीद किया कि अपने जूनियर मिनिस्टर्स का ख्याल रखें। लेकिन सियासत सिर्फ मीटिंग में दिए गए प्रवचन या बात नहीं होते, सियासत उससे परे होती है। वो कभी किसी के ट्वीट में झलकती है, जैसे केशव मौर्य के ट्वीट में झलकी, कभी किसी के बयान में झलकती है और कभी मन मसोसने के बाद दिए गए एक प्रेस रिलीज में झलकती है, जिसमें स्वतंत्र देव सिंह को बड़ा भाई बताया जाता है और योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व की तारीफ की जाती है। तो असल में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार में चल क्या रहा है? क्या ये दो खेमों के बीच वर्चस्व की लड़ाई है? क्या ये उस थ्योरी को मिल रहा बल है जिसमें कहा जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह एक तरफ हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दूसरी तरफ हैं? क्या ये उस थ्योरी को बल है जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी में अभी से नरेंद्र मोदी के बाद का जो भी राजनीतिक मंजर होगा, जितने भी बरस बाद होगा, उसकी दावेदारियों को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं? क्या ये संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के बीच के वर्चस्व की लड़ाई है, या ये कुछ फौरी चीजें हैं और विरोधी जानबूझकर इन तत्वों को, इन भावों को उभार रहे हैं? क्या सत्य है, जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ा ज्यादा विनयवत लगता है कोशिश करना, और इस कोशिश में हमारे साथ शरीक होंगे 4 वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले मैं आपका परिचय करवाता हूं उस नाम से जो जब हम लोग बड़े हो रहे थे, स्कूल में थे, और हमने पहली मर्तबा एसपी सिंह की आवाज में वो बयान सुना था, वो वक्तव्य सुना था कि ये थी खबरें आज तक, इंतजार करिए कल तक, या नमस्कार आप देख रहे हैं आज तक। तो जो अलग अलग राज्यों से रिपोर्ट करते थे और हमारे गृह राज्य से रिपोर्ट करते थे, ऐसे वरिष्ठ पत्रकार गोविंद पंत राजू, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका नेता नगरी में। दूसरे मेहमान से परिचय करवाता हूं, ये भी उत्तर प्रदेश के ही। अच्छा, और आज देखिए अभी मैं बोल रहा हूं तो मुझे ध्यान आया कि चारों वरिष्ठ मेहमान जो हैं वो यूपी के रहने वाले हैं। दूसरे मेहमान हैं गाजीपुर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार जावेद मुस्तफ़ा अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इस सत्र में। हमारे तीसरे मेहमान हैं इंडिया टुडे के लखनऊ ब्यूरो को संभालने वाले, यूपी ब्यूरो को इंडिया टुडे हिंदी के संभालने वाले मेरे सहयोगी आशीष मिश्र, बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका नेता नगरी में। गोंडा का रहने वाला हूं, ये बता दीजिए।
गोंडा के रहने वाले हैं। पिताजी भी वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं, लंबे समय तक राजनीतिक पत्रकार रहे हैं, तो ये दूसरी पीढ़ी के पत्रकार हैं और ये लाभ देने वाला नेपोटिज्म नहीं है। चलिए, और हमारे आज के चौथे मेहमान हैं युवा दिलों की धड़कन, कमेंट करने वाले वीरों के सबसे ज्यादा प्रिय, और जिनको पिछले एपिसोड में एक कमेंट में नेता नगरी का तुरुप का इक्का करार दिया गया, ऐसे आगरा के रहने वाले राहुल श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस सत्र में। सौरभ, मैं थोड़ा इन बयानों से डरता हूँ, इन वक्तव्यों से मैं इसलिए डरता हूँ कि ये तुरुप का पत्ता जो है ना, सचिन तेंदुलकर भी हुए, अभी विराट कोहली भी बेचारे हैं, और बात होने लगी कि साहब निकालो, ऐसे परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जनता बड़ी मूडी होती है, तो जब जनता बहुत ज़्यादा तारीफ करने लगे तो समझो कि अपेक्षाएं इतनी हो गई हैं कि गई। लेकिन मैं इस प्रोग्राम के शुरू होने से पहले यहाँ इस प्रोग्राम में राजदीप ने बड़ा किताबों का प्रमोशन किया है, और मैं ये भी बता दूं कि राजदीप साहब की कन्नड़ा में किताब आने वाली है, जिसके विमोचन के लिए वो आज। चलिए, आपने भी प्रमोशन कर दिया। नहीं, इतना तो कर देंगे, बहुत पुराना साथ है साहब हमारा 1900। नहीं, मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूं, बिल्कुल करिए। तो उनकी कन्नड़ा में भी किताब आ रही है, जो कन्नड़ा भाषी हैं वो उस किताब का जरूर आनंद लें। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम जो खबरें दिखाते हैं वो खबरें जो हैं वो एक तरह का क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हैं, कि जो घट रहा है उसको दिखाते हैं। और खबरें हम इसलिए दिखाते हैं कि जो गलत हो रहा है वो ना हो, और जो अच्छा हो रहा है वो हो, उसको बढ़ावा दें। और क्या होता है कि हम उस सब में ये भूल जाते हैं कि खबरों का और साहित्य का, लेखन का जो एक रिश्ता है वो कितना जरूरी है जी। और शायद बहुत सालों बाद, मैं एक समय पे जब जवान पत्रकार था, अभी बहुत ही जवान था, तब देखिए जावेद साहब भी एतराज कर रहे हैं इस पे। हैं कैसी बात, बहुत लोगों को एतराज, मुझे ही नहीं बहुत से लोगों को एतराज होगा। साहब कैसी बात कर रहे हैं साहब? अच्छा, मुझे और ये मेरे जवानी की बात हो रही है, आपकी नहीं साहब। अच्छा, इनकी वर्तमान है, आपकी भूत हो गई, क्या है ये चक्कर? सर इनकी ये देवानंद है पत्रकारिता के, ये हमें देख के बता सकते हैं। ये पेड़ों के गिर्द हीरोइन के साथ गाने के लिए पैदा हुए हैं। हम पहले दिन से एक हंगल थे कि हाँ इतना सन्नाटा क्यों है। साहब छोड़िए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि उस समय पे धर्मयुग, सारिका, कादम्बिनी, दिनमान और साप्ताहिक हिंदुस्तान, इस तरह के अखबार छपते थे, जहां पे पत्रकार, मैंने उस समय पे पत्रकारिता शुरू, मैंने सारिका में एक कविता लिखी थी, एक बार सुनाइए, छपती थी। नहीं, वो बातें पुरानी है। नहीं, मैंने, लेकिन आज के हालात के लिए, जैसे हमारी पहले जावेद बात थी, मैंने उसमें कहा था कि शब्द नाजुक है जी, जीभ भर खिंच जाएगा, पोस्टमार्टम की मेज पे अर्थ बदल जाएगा। क्या बात है। और उसको अंत किया था मैंने इस बात से कि शब्द नाजुक है, कांच की चूड़ियां पहने। तो उसी सीरीज में मैं ये कहूंगा कि आपने सौरभ को इतना सुना है ललन टॉप में, और मैं ये कहूंगा कि एसपी सिंह का जिक्र हुआ अभी, उसके बाद से मैंने हिंदी में इतना प्रॉमिसिंग पत्रकार नहीं देखा है। बिल्कुल सही। सौरभ इज अमेजिंगली टैलेंटेड, और लेकिन क्या है कि कोई टैलेंट अगर अच्छा ना करे तो वो टैलेंट बेकार है। और मैं ये कहूंगा कि इंडिया टुडे का ये साप्ताहिक साहित्यिक वार्षिकी निकला है साहब, सुनते बहुत हैं, अब हम पढ़ते कम हैं, और इस किताब को जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये बात मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि अगर ये किताबें नहीं बिकी तो ये किताबें विलुप्त हो जाएंगी, और किताबों का विलुप्त होना किसी भी समाज के लिए बहुत खराब है, क्योंकि किताब 20 साल बाद भी चाहे चने मुरमुरे की लपेट करके मिल रही हो, वो पढ़ने के लिए मटेरियल होती है, और जो समाज में पढ़ना कम होता है वो समाज बहुत आगे नहीं जाता है। थैंक यू सो मच। अगर आप, चूंकि राहुल सर ने जिक्र किया, मैं अमूमन इनकी तमाम बातों से सहमत रहता हूं, लेकिन मेरी गंभीर आपत्ति है, असहमति से भी आगे, जो इन्होंने वक्तव्य दिया उसके पहले हिस्से से, जिसमें ये हमारी तारीफ़ कर रहे थे। हमारी एक दोस्त अक्सर हमको हिदायत देती हैं कि आप हुजूर ये हुनर सीख लीजिए कि कॉम्प्लीमेंट्स को किस तरह से एक्सेप्ट किया जाता है। तो चूंकि हिंदू धर्म में पुनर्जन्म पर यकीन होता है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे के किसी जन्म में सीख लूँगा। तो ये इनका प्रेम है जो यूं प्रकट हुआ, वैसा कुछ है नहीं। लेकिन जो साहित्य वार्षिकी के बारे में राहुल जी ने कहा, मैं उससे सहमत हूँ पूरी ढिठाई के साथ। 2 विंडो करो भैया, किताब दिखा रहे हैं जी, पूरी ढिठाई के साथ सहमत हूँ। साहित्य वार्षिकी में मेरे सहयोगियों ने, शिवकेश जी और नौजवान दोस्तों ने, अविनाश, अनुराग और शुभम श्री ने बहुत मेहनत की। हम भी अपने
तरफ से जितना कर पाए किया। और ये एक ऐसा अंक है जिसको खरीद कर आपको मलाल नहीं होगा, ज़रूर पढ़िएगा, अद्भुत चीज़ें हैं इसमें। और अगर आप खरीदना चाहें तो आपको नेता नगरी के डिस्क्रिप्शन में साहित्य वार्षिकी का लिंक मिल जाएगा। विदेश के मित्र लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि आपका जो लिंक है वो हिंदुस्तान के ई कॉमर्स मार्केट के लिए उपलब्ध है, तो उसकी भी चिंता की जा रही है कि विदेश में भी ये कॉपी उपलब्ध रहे। खैर, अब बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आप समझ ही गए होंगे, 4 मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं रुख करूंगा लखनऊ का, अपने सहयोगी आशीष के पास, ये जानने के लिए कि क्या अब सब कुछ ठीक हो गया है या ये फौरी तौर पर की गई संधि है। आशीष, हम 2017 से देखें, जब योगी जी आए यूपी की राजनीति में, उसके बाद से एक मतलब बीजेपी का जो पूरा कैडर है बिल्कुल नया है। मतलब वो कुछ मतलब अभी बहुत अनुभवी नहीं है, कुछ ही नेता छोड़ दिए, 30-40 नेता होंगे जो पहले भी मंत्री रहे हैं या पहले भी प्रोमिनेंट पोस्ट पे रहे हैं। तो उसके 2017 से लेकर 2022 तक भी ये पूरे आरोप लगते रहे कि अधिकारी ही चला रहे हैं। फिर एक तरफ योगी जी थे, उधर सुनील बंसल थे। भाजपा ने एक अपना एक तरीका अडॉप्ट किया है, वो चेक एंड बैलेंस का। किसी हर नेता के पीछे, हर बड़े नेता के पीछे उन्होंने एक किसी मतलब उसको हम लोग यहाँ लोकल भाषा में कहते हैं कंट्रोल लगा दिया है। तो वो उसको चेक बैलेंस करने के लिए है इसमें। तो योगी जी हैं तो उधर संगठन में सुनील बंसल एक बैलेंस है। जो लोग योगी जी से नाराज होते हैं वो बंसल के पास जाते हैं, जो बंसल नाराज होते हैं वो सुरेंद्र सिंह के पास आते हैं। तो ये ऐसा आप देखेंगे तो ये हर जिले में है। पर हर आप छोटे से जिले में भी जाएंगे तो आपको वहां पर एक बीजेपी के अंदर ही दो धूप दिखेंगे। उन दोनों में आपस में खींचतान चलती है। वही वो सत्ता पक्ष भी है, वही उसी में एक विपक्ष भी है। तो ये एक तरीका बनाया है। फिर 2022 में जब योगी जी को मैंडेट मिला, मतलब ये कहा जा सकता है कि मोदी और योगी के नाम पर वोट मिला जी। तो उसके बाद जो योगी जी को पूरा अपना एक टीम चुनना था, जो उन्होंने टीम चुनी, बहुत से नाम थे, जैसे नाम वो हटाए गए, बाद में नए नाम लेके आए। तो जब आशीष भाई वो नाम तो बता दीजिए, कौन से नाम थे जो हटाए गए योगी जी के? नहीं, बहुत अदिति सिंह का नाम था रायबरेली से, वो मुख्यमंत्री चाह रहे थे कि अदिति सिंह मंत्री बने, उनको हटा के दिनेश प्रताप सिंह को लाया गया, वो उनके आदमी थे। और जो मेरी अपनी जानकारी है वो मतलब स्वतंत्र देव सिंह को डिप्टी सीएम बनाने के उसमें थे, मतलब बनिस्पत ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य। मुझे लगता था ब्रजेश पाठक का नाम लास्ट मूवमेंट पे आया, मतलब ब्रजेश पाठक का नाम चल रहा था लेकिन उस पर इतना वो नहीं था। तो जब नाम काटे गए उसके बाद पंकज सिंह का भी नाम था उसमें, उनको हटा के फिर ब्रजेश सिंह का नाम सहारनपुर से इनको जोड़ा गया। दिनेश खट्टर का नाम पिछली बार आ गया था, दलित लीडरशिप जो डेवलप कर रहे थे हसनापुर से और उधर साइड से। तो वो अच्छा क्या था कि एक हसनापुर का जो विधानसभा क्षेत्र है उसके साथ एक मिथक भी जुड़ा हुआ था हमेशा से कि जो हसनापुर का विधायक मंत्री अगर बन जाता है और उसकी वो अगर सरकार जाती है तो सत्ता चली जाती है जब बनता है। कई समय हुआ था इस तरह से। तो ये मिथक भी टूटा 2022 में। और थोड़ा सा दिनेश खट्टर का क्या वहाँ लोकल जो चीनी का पॉलिटिक्स है मेरठ की उधर साइड में, क्योंकि मैं जब 2012-13 में जब भी मैं गया हूँ यूपी के चीनी मिल्स के और गन्ना भुगतान की स्टोरी करने, तो जो एक आदमी मुझे मिलता था जो कोऑपरेट करता था, मरीज वो हर आदमी के एक सूट होते थे लोग, तो वो इसमें दिनेश खट्टर थे, हम लोग को ले आते थे कि भाई जगह बताते थे कि यहाँ किसानों पे, यहाँ किसान परेशान, इनका भुगतान नहीं हुआ। तो वो किसानों की जो ड्यूज नहीं क्लियर हो रहे थे उसको लेकर काफी ग्राउंड लेवल पे काफी काम किया था दिनेश खट्टर ने। तो उसका उनको परिणाम मिला कि वो ये बने। तो देखिए हुआ क्या कि जब ये मिनिस्टर बन गए लोग, तो अब उनके साथ आप देखिए, अब आप केशव मौर्य को देखिए, केशव मौर्य के साथ एडिशनल चीफ सेक्रेटरी कौन आया? मनोज कुमार सिंह। अब मनोज कुमार सिंह पूरा मुख्यमंत्री के आदमी थे, मतलब पूरा मंत्रिमंडल चेंज हो रहा था, नई सत्ता बन रही थी लेकिन वो कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से, अधिकारी नहीं बदल रहे हैं। आप देखिए ब्रजेश पाठक के पीछे किसको लगाया गया? ब्रजेश पाठक के साथ लगाया अमित मोहन प्रसाद को, जिसके खिलाफ ब्रजेश पाठक ने लेटर लिखा था। ठीक है, आप ऐसे आप देख लीजिए कि नमामि गंगे में देख लीजिए अनुराग श्रीवास्तव पे आरोप लगाया था संजय सिंह ने जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आपने कि जो भ्रष्टाचार था। तो ऐसा कहा जाता है कि महेंद्र सिंह को उसका हटाया गया, लेकिन वो आपने अधिकारी
वही कंटिन्यू कर लिए। तो आप देखिए ज्यादातर जो बड़े बड़े जो विभाग हैं उसमें आप देखेंगे कि अधिकारी वही कंटिन्यू करे। तो वो अधिकारी में क्या है, अधिकारियों में क्या है, एक फीलिंग ऑफ सुप्रीमेसी आ गई है। ये इनकी उनको लगता है कि मुख्यमंत्री ने उनको कंटिन्यू रखा है, वो मतलब ज्यादा एफिशिएंट है इसलिए उनको रखा गया। तो वो एक एक ये भी आ गई, ये भी एक भावना आ गई है। तो वो उस तरह से उतना नहीं करते। मतलब आप किसी बनस्पत मतलब हम लोगों ने देखा, आप किसी भी बड़े एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के यहाँ जाइए तो विधायकों को तो समझते नहीं, बाहर बैठे थे विधायकों को। विधायक मतलब अमूमन हमने देखा है कि विधायक आते थे तो बहुत प्रॉपर उनको रिगार्ड देते थे अधिकारी। और इसका एक चीफ सेक्रेटरी ने अभी मार्च के अंतिम हफ्ते में एक, जब योगी सरकार बनी उसके 10 दिन के भीतर एक पूरा सर्कुलर जारी किया कि आप क्या करेंगे, कैसे क्या आगे करेंगे। तो ये जो विवाद है ये शुरू हुआ कि उन्होंने अनिल गर्ग को फोन किया, जो कि सिंचाई विभाग के प्रमुख सचिव हैं। उन्होंने उनका तुरंत फोन काट दिया, उसको लेकर वो आहत हुए। और अच्छा, यही चीज इससे पहले ही 12 जून को भी एक घटना घट हुई थी कि वो एक FIR दर्ज कराने प्रभाकर चौधरी के खिलाफ एक कोई मामला था, वहां पर प्रभाकर चौधरी मेरठ के SSP थे उन दिनों, अभी आगरा के SSP हैं। उन्होंने ये कर लिया था। ठीक है, अभी मेरी इसके होने से पहले एक सीनियर IPS अफसर से वहां बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे भैया देखिए कितने तो मंत्री आ गए हैं, अब यहाँ पर प्रभारी मंत्री है, फिर एक और मंत्री गए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट मंत्री कहते हैं हर जिले में अब महीने में कम से कम 4 मंत्री 20 दिन रहते हैं। तो अब क्या है कि वो कहते हैं पहले जमाने में क्या होता था कि कोई एक मंत्री आता था, उसको प्रॉपर प्रोटोकॉल मिलता था। अब क्या है कि वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग एक कैबिनेट मंत्री बैठा दिया हर जिले में, उसके बाद यहाँ के प्रभारी मंत्री हैं, फिर जो बीजेपी के प्रोग्राम चल रहे हैं उसका भी कोई प्रभारी है। तो कहते हैं इतने सारे मंत्री आ गए तो उसमें क्या वो राज मंत्री इन सबको उतना वेटेज नहीं मिल पा रहा हो। यही एक इश्यू है इसमें, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग हर जिले में आ गए हैं। तो ये जो चल रहा है, कसर चल रहा है, ये हम ये नहीं कहेंगे इसको ये बहुत प्लान्ड है, ये इसमें चल रहा। हाँ, अंदर देखिए जब इतनी बड़ी पार्टी होती है, इतना बड़ा सब कुछ होता है, तो ये चीजें होती है। हर आदमी कोई सबको मना के नहीं दे सकता भाई, क्योंकि बीजेपी इतनी भी पार्टी हो गई है, तो हर ध्रुव है उनके हाथ, हर सबको बैलेंस करने के लिए। तो ये फौरी तौर पे हाँ एक सिस्टम बना हुआ है। देखिए जो इन्होंने अपनाया बीजेपी में, ऐसा नहीं है कि और लोग भी नाराज थे। मैं आपको बता रहा हूँ कि बबलू कुमार SSP हुआ करते आगरा में, और पिछले बार कोविड का समय था, और एक भाजपा के सीनियर लीडर वो खाना बंटवा रहे थे, जो लोग पैदल आ रहे थे। कुछ डिस्प्यूट हुआ और उन्होंने उसको बंद कर दिया उस लीडर को। उसके बाद क्या हुआ, वो आदमी बाद में संगठन में प्रॉपर रखी और उस तुरंत बबलू कुमार का ट्रांसफर हुआ। अभी पिछले हफ्ते की बात बता रहे हैं, आपने पढ़ा होगा बरेली में प्रचारक सड़क के किनारे फोन पे बात करते हुए जा रहे थे। तो वहां क्या है, दरोगा की गाड़ी आई, उसने उनको हॉर्न दिया और वो नहीं हटे। जो नहीं हटे तो उनको बहुत पीटा उसने। जब उन्होंने पीटा तो उसके बाद ये मामला बाद में तूल पकड़ा और उसका तुरंत जो है कार्रवाई हुई, पूरा वहाँ थाना सस्पेंड हुआ, DM IG सब लोग गए उनको खेदत करने। तो ऐसा नहीं है कि बात नहीं सुनी आई। देखिए ये सब एक्शन हो तो रहे ना यार। देखिए इसमें दोनों पक्ष की गड़बड़ी है। अगर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो दूसरे पक्ष ने भी कुछ ऐसी मांगे हैं जो गैर वाजिब है, उस तरह के वो प्रॉपर फोरम बनी उठ रही हैं। तो आपस में एक टसल है। देखिए अगर ये चेक एंड बैलेंस नहीं लगाया जाएगा, नहीं होगा, तो इतनी बड़ी पार्टी ये तुरंत टूट जाएगी। इसलिए वो जो एक भाजपा ने एक सिस्टम बनाया है, आप देखेंगे कहीं भी यूपी में जो मैं देख रहा हूँ कि वो उन्होंने 2 धाराएं बना रखी हैं। एक आदमी है तो उसका हर उस जिले में एक अपोजिट में भी उसके एक आदमी को खड़ा कर रखा है जी। ये पूरी पॉलिटिक्स है और ये अभी चलेगा। ये इसको आप बंद अभी नहीं कर आऊंगा सकते। और मेरे पास सवाल है आशीष भाई आपके लिए आऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं राहुल श्रीवास्तव जी का रुख जान लेता हूं। ये उत्तर प्रदेश में अभी तो लग रहा है कि मोबाइल में कुछ चल रहा है, क्या चल रहा है यूपी में, क्या खबर है आपके पास? साहब उत्तर प्रदेश है, दुनिया का हर 36वां आदमी इस प्रदेश से है। ये अपने आप में अलग देश है। और क्या है कि इतने सालों से पत्रकारों ने लिख करके कि दिल्ली की सत्ता जो है उत्तर प्रदेश से आती है, लखनऊ से रास्ता गुजरता है। गोविंद पंत राजू जी ने भी बहुत बार लाइव पे बोला है। तो क्या है कि अब ये
अगर उत्तर प्रदेश की दिल्ली की सत्ता की सड़क लखनऊ से गुजरती है तो और कोई लखनऊ वाला ही वहां पे अपना खूंटा गाड़ के बैठ जाए तो दिल्ली वालों के रास्ते खराब होते हैं साहब। तो एक बात ये याद रखिएगा कि ये जो कुछ घटित हो रहा है इसमें इस फैक्ट को मत डिनाई करिएगा कि एक एलिमेंट ऑफ दिल्ली वर्सेस उत्तर प्रदेश है। ये चीज मानी जाएगी। अगर मंत्रियों के सिलेक्शन में दिल्ली की चली और यूपी की नहीं चली तो उसका भी कोई एक कारण रहा होगा। यानी मैं अपने संतरी कहीं क्यों बिठाऊंगा जब तक मुझे कहीं कब्जा नहीं करना हो। अब इस पूरे प्रकरण में देखिए कि क्या हुआ है। पहला एक हुआ कि योगी जी जब आए तो उनका एक सेंस ऑफ सस्पिशन था पॉलिटिक्स। देखिए वो बीजेपी का अभिन्न हिस्सा नहीं रहे हैं, वो उनकी पॉलिटिक्स जो है काफी इंडिविजुअल रही है। और उन्होंने आने के बाद ही वॉज ए न्यू मैन टू एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक कार्य में उनकी एक्सपीरियंस कम था, उनकी डिपेंडेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी ज्यादा थी। और डिपेंडेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी के कारण जो बिल्कुल सही बात कही कि वो एक सेंस ऑफ पावर आ जाता है ब्यूरोक्रेसी में, और वो दिल्ली में भी है। वो दिल्ली में भी है। पिछले कुछ सालों में ये हुआ है कि ब्यूरोक्रेसी, मनमोहन सिंह के टाइम में ब्यूरोक्रेसी अलग तरह से हावी हुई थी क्योंकि वहां पे वीकनेस थी सिस्टम के अंदर। यहां सेंट्रलाइजेशन है। और उस सेंट्रलाइजेशन का कारण क्या हो रहा है कि एक ब्यूरोक्रेसी एक डायरेक्शन में जाती है। मैं आपको ये बताऊंगा कि कई जगह पे तो मंत्रालय ऐसे हैं जहां मंत्री वर्चुअली देखता नहीं है साहब कि क्या हो रहा है, साइन हो जाएंगे, कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सब कुछ डायरेक्शन होता है। मंत्रालय ऐसे भी हैं जहां ट्रांसफर के लिए मुख्यमंत्री के पास जाता है मामला। अभी ये जो मामला शुरू हुआ है इसमें कहानी कहां से आई है कि ब्रजेश पाठक जी की 16 करोड़ की एक्सपायर्ड मेडिसिन एक गोदाम में मिलती हैं। अब ये 16 करोड़ की जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है या तो वो बांटी नहीं गई गरीब लोगों में जो कि टारगेट बेनिफिशियरी थे, या एक्सपायर्ड खरीदी गई। सौरभ, ये दो पॉसिबिलिटीज हैं। मंत्री चिट्ठी लिखता है, आप पूछे यूपी के जो लोग बैठे हैं उनसे कि कितना एक्शन हुआ है उसके अंदर। कोई एक्शन नहीं हुआ है मेरे ख्याल से, जो मेरी जानकारी है अभी तक उसमें एक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद अभी 30 जून तक नई ट्रांसफर पॉलिसी के तहत जो ट्रांसफर होने थे मेडिकल में विभाग में, हेल्थ विभाग में, उस दिन मेरे को जो इत्तला मिली है, ब्रजेश पाठक जी बनारस जा रहे थे। ब्रजेश पाठक जी बनारस जा रहे थे, उनके सामने फाइल आती है ट्रांसफर्स की, और उसमें ब्रजेश पाठक जी की 2 पोस्ट में उनकी दिलचस्पी थी। एक उसमें से अहम था लखनऊ का सीएमओ, वो चाहते थे अपना आदमी हो। ये उन्होंने, हमने जो सुना है कि वो एसीएस को ये बात कन्वे कर दी थी। 11:30 बजे दोपहर की बात है, फाइल साइन होती है, और उसके बाद जब वो नोटिफाई होती है तो उसमें उन लोगों का नाम नहीं होता जो वो चाहते थे, और इसको लेकर के उनकी नाराजगी बढ़ जाती है, वो चिट्ठी लिख देते हैं। अब आया मामला, उसके बाद ये जो जितिन प्रसाद वाला हुआ है। पीडब्ल्यूडी विभाग जो उत्तर प्रदेश का है वो अपने आप में एक अलग ही तंत्र है। काजल की कोठरी में कैसो सयान हो जाए, एक लीग काजल की लागी है। देखिए साहब, वहां अंदर जो हाथ डालेगा साहब, हाँ, वो हाथ खो के ही निकलेगा। अच्छा, वहां का तंत्र इतना खराब है साहब कि मैं एक लखनऊ में पोस्टेड था, गोविंद जी की शागिर्दी करता था उन दिनों में। तो एक बार एक नेता का मुझे फोन आया और उसने कहा, राहुल मेरे को बोलते हुए खराब लग रहा है, मगर आप मुझे खुद कह देते तो मैं कर देता। मैंने कहा क्या हुआ साहब? कि साहब ये 2 लोगों का आपके नाम पे ट्रांसफर रिक्वेस्ट आई है। तो मैंने कहा एक बार आपसे भी पूछ लूं। तो मैंने कहा साहब मैं तो ट्रांसफर में किसी के इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने आपको कोई रिक्वेस्ट भेजी नहीं, अगर भेजनी होती तो मैं उससे पहले जीप काट लेता। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक और पत्रकार साहब 2 लोगों के ट्रांसफर की बात लेके आए थे, उनके पीएस के बात कर गए हैं और उनको पैसे का प्रॉमिस कर गए हैं। ये
एक बहुत बड़ा तंत्र है जिसके अंदर सिर्फ नेता नहीं शामिल, ब्यूरोक्रेट नहीं शामिल, पत्रकार शामिल। और गोविंद ने बहुत स्टोरीज की हैं इस सबके खिलाफ। गोविंद ने बहुत एक्सपोजे किए हैं एक समय पे पत्रकारों को जो गिफ्ट मिला करते थे सरकारों के द्वारा। तो क्या है कि ये तंत्र है वहां पे। अब पीडब्ल्यूडी में जो बताया जा रहा है कि नीचे बहुत खलबली है, और जो रिपोर्ट आई है, 3 लोग बैठे थे, कैबिनेट सेक्रेटरी थे, चीफ सेक्रेटरी थे, संजय भूसरेड्डी जो गन्ना संस्थान में है, और एक मनोज सिंह। तो उसमें मनोज गुप्ता जी हैं, उनको सस्पेंड कर दिया गया है जो चीफ इंजीनियर हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो गुप्ता जी के द्वारा भेजी गई लिस्ट थी, जो लिस्ट भेजी गई थी ट्रांसफर की, वो बाद में इंक्वायरी में उनका कहना है कि ये लिस्ट मैंने नहीं भेजी, ये मंत्री के ऑफिस के लेवल पे चेंज हुई है, संपूर्णतया चेंज हो गई है। अब इस आरोप में मैं एक चीज ये कहूंगा कि जितिन प्रसाद जो हैं वो नई जमीन तलाश रहे हैं। उनको वो पॉलिटिकल ऑब्लिवियन में थे, बड़े दिनों कांग्रेस में रह करके तड़प रहे थे, बीजेपी में शामिल हुए और एक अच्छा मंत्रालय, उनको भारी मंत्रालय मिला, बड़ा मंत्रालय मिला है, बहुत बड़ा मंत्रालय है। तो क्या मिनिस्टेरियल लेवल पे ये बदमाशी हुई? क्योंकि जितिन प्रसाद जिस उम्र पे हैं, जितिन प्रसाद, अरे आप आगरा के हैं तो भाई साहब, लंबे ये क्या योगा और रामा में पड़ गए? लंबे लेवल के लिए जो वो अगर उनका कैरियर है, वो उनका ओएसडी साहब ए.के. पांडे साहब को वापस भेज दिया गया है। ये कहा गया था कि जब वो यूपीएम मंत्री थे तब भी यही थे ओएसडी। देखिए, यहाँ ओएसडी थे, उनकी शुरुआत हुई थी सुरेश पचौरी जी के साथ। सबसे पहला ए.के. पांडे जी के साथ हमारी जान पहचान जब हुई थी, वो सुरेश पचौरी सुरेश पचौरी जी बिल्कुल, वो मिनिस्टर फॉर पर्सनल थे, अगर जावेद मैं गलत नहीं, जी बिल्कुल सही, मिनिस्टर पर्सनल थे। तब पहली बार पांडे जी अवतरित हुए थे, और उसके बाद वो जब सुरेश पचौरी मंत्री नहीं रहे, उनकी तबीयत खराब रहती थी, तो उन्होंने उनका सानिध्य हुआ जितिन प्रसाद के साथ। जी। अब शक की सुई जा रही है कि ए.के. पांडे और कुछ अफसरों का एक नेक्सस है जिन्होंने ये पूरा खेल किया है, और जितिन प्रसाद ने फाइल पे साइन कर दिए हैं। अब इसको अगर आप आइसोलेशन में देखें तो यूपी का ट्रांसफर पोस्टिंग माफिया एक ऐसा इंडस्ट्री है, ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी आप सोच नहीं सकते। मैं आपको एक यानी आंकड़ा देना चाहूंगा कि मैं 1999 से 2004 तक लखनऊ में पोस्टेड था, और एक साल में मैंने एक स्टोरी की थी कि उत्तर प्रदेश में उस टाइम 700 कुछ आईएएस आईपीएस होते थे। वो संख्या अभी बढ़ गई है, 406 आईपीएस हैं और 548 आईएएस हैं, वो 700 कुछ हुआ करती थी। उस साल में 700 कुछ आईएएस आईपीएस के बीच में 2340 के करीब ट्रांसफर हुए थे। आप ये सोचिए कि ये रेट ऑफ ट्रांसफर था। और एक क्या है कि एक किसी ट्रांसफर को करने के लिए 4 ट्रांसफर और करने पड़ते हैं साहब। एक गोटी फिट करने के लिए 4 गोटियां और फिट करनी पड़ती है, तो इसलिए इतने ट्रांसफर होते हैं। ऐसे भी अफसर थे सौरभ, क्योंकि जो कि किसी और के कारण जिनका एक हफ्ते के अंदर 8 बार ट्रांसफर हुआ। एक हफ्ते में 8 बार का। कौन थे ये ऑफिसर? ये एक ऑफिसर थे, पुलिस में आईपीएस अधिकारी थे। नाम बता दीजिए। तो आप छोड़िए, बेचारे गरीब आदमी का नाम काहे बदनाम किया जाए, लेकिन सोचिए कि वो एक जिले से दूसरे जिले में बैग लेके पहुंचता है। और ये भी सोचिएगा, याद रखिएगा कि हर ट्रांसफर पोस्टिंग का एक मुआवजा मिलता है, जिसमें कि आपको कंपनी मिलता है कि आप ट्रांसफर में लें। सोचिए कितना पैसा इस ट्रांसफर इंडस्ट्री में जाता है कि आपको एक अलाउंस मिलता है कि आप, सरकार दे रही है कि आप इस जिले से दूसरे जिले चले जाइए। तो ये जो पूरा ट्रांसफर माफिया तंत्र है, और पीडब्ल्यूडी में खासकर 1999 80 2000 की बात बता रहा हूं कि उस टाइम पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का उस समय पे 80 लाख रुपया ट्रांसफर का हुआ करता था रिश्वत। जूनियर इंजीनियर जैसी पोस्ट का 25 से 30 लाख रुपया ट्रांसफर उस समय हुआ करता था। आज के दामों को भूल जाए तो आप स्टेक्स सोचिए कितने बड़े। और उन स्टेक्स में कहा यह जा रहा है कि एक बहुत बड़ी लॉबी नाराज है। ये जो नई ट्रांसफर पॉलिसी एक अभी शायद जून 16 के करीब पे शायद कैबिनेट ने क्लियर की है जी, उसको भी लेकर के बहुत नाराजगी है। और ये एक इंटरनल डायनेमिक्स का असर कहा जा रहा है। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि कहीं ना कहीं इस पूरे, जैसे मैंने शुरू में कहा, पीछे उसके कहीं ना कहीं एक स्ट्राइव दिख रही है। जिस तरह से ब्रजेश पाठक जी ने एक्ट किया है, ये बात चिट्ठियों के जरिए नहीं, सामने जाके भी सुलझाई जा सकती। क्योंकि अगर आप पन्ना पलटें
जब 2021 में चुनाव की तैयारियां हो रही थी, तब इसी तरह से बहुत सारे स्वर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ उठे थे कि वो मिलते नहीं हैं, बात नहीं करते हैं, विधायकों को तवज्जो नहीं देते हैं। ये सारी स्वर उस समय भी उठे थे। ये जो है ना, ये कुछ चीज का इशारा करता है। शैली हो सकती है एक मुख्यमंत्री की, लेकिन कहीं ना कहीं एक ये बात है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच ठनी हुई है दो हसीनों में। चलिए, ये जो कह रहे हैं राहुल जी, संकेतों में थोड़ा खुल के बता देते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत स्पष्ट कहा, एक पार्टी की मीटिंग थी उसमें भी कहा, वो बाद में वीडियो ऑडियो क्लिप बड़ी वायरल हुई, कि आप अधिकारियों की चिंता मत करिए, अधिकारियों को मैं देख लूंगा, टाइट कर दूंगा सब कुछ, आप ट्रांसफर पोस्टिंग के चक्कर में मत पड़िए, जो सरकार की पॉलिसीज हैं उनकी फिक्र करिए, क्योंकि हमें यह भी खबर है कि जनप्रतिनिधियों के वेस्टेड इंटरेस्ट कहाँ पर है। इस आशय का एक उनका बयान था जो काफ़ी वायरल हुआ था। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कही गई कि सपा और बसपा के शासनकाल में कार्यकर्ताओं की खूब मौज होती थी, खूब सुनी जाती थी। अब मौज कैसी होती थी आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ कैसी सुनवाई और किस तरह के संसाधन, ये बात कही जाती है सत्ता के गलियारों में। और भाजपा के कार्यकर्ता शिकायत करते हैं कि हमारी सरकार में हमसे ज़्यादा अधिकारियों की मौज है, उनकी बहुत सुनी जाती है। तो एक पक्ष है जो कह रहा है कि विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही, अधिकारी मनमानी कर रहे हैं आदि इत्यादि, और दूसरा पक्ष है जो ये कह रहा है कि ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग की सिफारिशी चीज़ें नहीं सुनी गई, इसीलिए प्रदेश की जनता ने दोबारा यकीन जताया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और भाजपा पर। तो ये दो आख्यान है जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं। गोविंद पंत राजू जी से मैं ये समझना चाहूंगा, मतलब मैं अपने छुटपन से देख रहा हूं कि कल्याण सिंह बनाम राजनाथ सिंह, कल्याण सिंह बनाम कलराज मिश्रा, लालजी टंडन बनाम कोई और उससे भी पहले कांग्रेस के दौर में जब एनडी तिवारी, वीर बहादुर सिंह, वीपी सिंह, श्रीपद मिश्रा, ये सब हुआ करते थे, महावीर प्रसाद। हाँ, तो ये हमेशा सत्ता वर्सेस संगठन चलता था। और स्वतंत्र देव सिंह जब पत्रकारों से बात करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड, तो ये बात कहते हैं कि ये क्यों परंपरा चले कि संगठन सरकार के विरोध में खड़ा दिखे। संगठन का तो काम ये है ना कि वो सरकार को मजबूती प्रदान करे, फीडबैक दिखे, तो अध्यक्ष मुख्यमंत्री के वर्सेस में क्यों रहे। अक्सर ये बात उनकी तरफ से कही जाती है। गोविंद पंत राजू जी, मैं आपसे इसका एक ऐतिहासिक संदर्भ समझना चाहता हूं। लखनऊ के लिए ये रीत नई है या चिर परिचित है? नहीं, देखिए, लखनऊ के लिए बहुत नई तो ये रीत नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम कांग्रेस के बाद के शासन को देखें, जितनी भी सरकारें आई, चाहे वो बीजेपी की आई, चाहे वो मुलायम सिंह यादव की आई, फिर बसपा की आई, फिर समाजवादी पार्टी की आई और बीजेपी की आई, इन तमाम सरकारों में एक चीज बहुत साफ हमने देखी है कि इन सरकारों के जो काम करने का तरीका है वो कांग्रेस की सरकारों के काम करने के तरीके से थोड़ा अलग होता है। जी, कांग्रेस की जो सरकारें थी उनमें मुख्यमंत्री सब कुछ होते हुए भी मुख्यमंत्री के ऊपर कुछ और ताकतें होती थी जो मुख्यमंत्री को नियंत्रित करती थी, जो दूसरे तमाम जो मंत्री हैं उनको नियंत्रित करती थी, और एक तरह से मुख्यमंत्री के पास सर्वाधिकार नहीं होते। लेकिन उसके बाद की जब सरकारें आई, चाहे वो कल्याण सिंह की सरकार क्यों ना हो, बीजेपी की उनकी सरकार थी, लेकिन कल्याण सिंह सर्वे सर्वा थे, सर्वाधिकार उनके पास थे। और किस तरह से कल्याण सिंह की जो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उनको उनसे किस तरह की ठनी उनकी, किस तरह से व्यक्तिगत तौर पर बिल्कुल दोनों आमने सामने दिखाई दिए। अटल जी की तरफ से तो आरोप प्रत्यारोप नहीं आए, लेकिन कल्याण सिंह बाकायदा हर रोज उस दौर में रात को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे अपने घर में और अपना आक्रोश निकालते थे, अपने जो उनके मन का गुबार था केंद्र की सत्ता और उसके खिलाफ वो निकालते थे। तो उनकी सरकार में भी ऐसा ही रहा। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बने तो मुलायम सिंह सर्वे सर्वा थे, सर्वाधिकार उनके पास थे, उनके ऊपर कोई नहीं था। कहीं थोड़ा बहुत उनको निर्देशित करने के लिए एक दो लोग थे, लेकिन वो सिर्फ सलाह दे सकते थे, राय अंतिम तौर पर मुलायम सिंह की चलती। मायावती के कार्यकाल में भी यही हुआ। मायावती उनके शुरुआती दौर में काशीराम जब तक थे थोड़ा बहुत उनका प्रभाव था, वो नीतियों को निर्देशित किया करते थे, लेकिन उनके जाने के बाद मायावती बिल्कुल सर्वे सर्वा हो गई और जो वो चाहती थी वो होता। और अखिलेश यादव जब आए तो अखिलेश यादव ने तो अपने जो
पार्टी के अध्यक्ष थे मुलायम सिंह यादव, उनको ही किनारे कर दिया और सारी ताकतें अपने आप में। तो ये सिलसिला योगी आदित्यनाथ के आने के बाद भी अब एक तरह से खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ को भी कई बार ये लगता है, जैसे राहुल ने शुरू में कहा कि वो बीजेपी की राजनीति से जुड़े व्यक्ति, उनको उस तरह से नहीं कहा जा सकता। हिंदुत्ववादी राजनीति वो करते थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके जो सरोकार थे, वो केंद्र में मंत्री नहीं रहे, वो किसी और दूसरे बड़े संवैधानिक पद में नहीं रहे, तो उनके जो सरोकार थे वो अपने जिले के डीएम और अपने जिले के एसएसपी से ऊपर के अधिकारियों से उनके किसी तरह के सरोकार नहीं रहे। तो उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बने, शुरू में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि जो असुरक्षा, जो उनको ये कहा गया है कि वो बाहर से लाके उनको बनाया गया है और उत्तर प्रदेश में जो अफसरशाही है वो सब कुछ नियंत्रित करती है, इस भ्रम को तोड़ने का काम मैं करूंगा, ऐसा उन्होंने दिखाने की कोशिश की। जब उनकी सरकार बनी पहली बार, तो शुरुआती दिनों में रोज रात को किसी विभाग की बैठक होती थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते थे, अधिकारियों को तमाम सब कुछ बताना पड़ता था, मुख्यमंत्री क्लास लेते थे और रात 2-2, 2:30 बजे तक ये सिलसिला चलता था। लेकिन बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश की जो बहुत चतुर ब्यूरोक्रेसी है, उसने मुख्यमंत्री को इतना, उनकी जो ऊर्जा थी उसको इतना डाइल्यूट कर लिया और इस तरह से अपने नियंत्रण में कर लिया कि मुख्यमंत्री उसके बाद वो सारा जो उनका काम था, जो मीटिंग्स थी, जो सिलसिला था, वो सब भूल गए। और हमको ये याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो ब्यूरोक्रेसी है वो उस एक तरफ मुख्यमंत्रियों के पास सारे अधिकार होते थे, दूसरी तरफ क्योंकि पार्टी और संगठन का कहीं कोई दखल नहीं होता था, तो ब्यूरोक्रेसी ही उत्तर प्रदेश को चलाती थी। मायावती के टाइम में मायावती, जैसे राहुल ने कहा पीडब्ल्यूडी के जो भ्रष्टाचार की बात, तो मायावती के टाइम में क्या था कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग की इंडस्ट्री थी वो सीधे सीधे मायावती के नियंत्रण में चलती थी। जो विभागीय मंत्री या जो विभागीय अधिकारी है, उसको पता होता था कि उसको कितनी रकम जमा करनी है और उसको वो रकम कहाँ पहुंचानी। अखिलेश यादव के जमाने में भी यही हुआ। अखिलेश यादव एक कमजोर मुख्यमंत्री थे, अनुभवहीन मुख्यमंत्री थे, इसलिए वो अधिकारियों के हाथ में खेलते। तो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक तौर पर सत्ताएं हमने बदलते हुए देखी, लेकिन जो अधिकारी हैं, जिनके मुंह पे सत्ता का असल स्वाद जो चख रहे हैं, जो जिनके मुंह पे सत्ता का स्वाद लगा है, वो हमेशा वैसे ही रहे। और जैसा आशीष ने कहा, बहुत सारे अधिकारी इस बार वही हैं जो पिछली सरकार में थे, जिन पर संदेह था, लेकिन किसी न किसी मंत्री या उप मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उनको लगा दिया गया है, ताकि यानी कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो ज्यादा तरीके से चीजों को चला रही है। भ्रष्टाचार है, राज्य मंत्रियों का असंतोष है, ये असंतोष भी कोई पहली बात नहीं है। तमाम इस तरह की सरकारें जितनी इतनी ज्यादा भरमार हो जाती है, इतनी ज्यादा मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इस तरह के लोग होते हैं, तो अधिकार सबको नहीं मिल पाते। आशीष ने कहा जिलों में अगर 4 बार 5 बार एक महीने में 20 दिन 25 दिन अगर मंत्री आ रहे हैं, तो ऐसे में राज्य मंत्री के प्रोटोकॉल का सम्मान कैसे होगा, ये भी एक बात है। दूसरी बात जो आपने कहा कि सपा और बसपा की सरकार में कार्यकर्ताओं की मौज होती है, और ये बात ठीक है, कार्यकर्ताओं की मौज इस संदर्भ में होती थी कि ये जो तबादला उद्योग है, ये जो ठेकेदारी का उद्योग है, ये जो छिटपुट तरीके से राज्य की जो बजट है उसमें अपना हिस्सा लेने का उद्योग है, इसमें कार्यकर्ताओं को हिस्सा मिलते रहता था। बीजेपी की सरकार के आने के बाद ये, क्योंकि बीजेपी कुल मिलाकर एक उसकी जो मानसिकता है वो लैया चने वाली मानसिकता है, उससे ऊपर की मानसिकता नहीं है, इसलिए कार्यकर्ताओं को कुछ बढ़ा दे पाए, ये बीजेपी अभी तक नहीं कर पाई है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि कार्यकर्ताओं में संतोष है कि उनको कुछ नहीं मिल रहा। उन्होंने मेहनत की, उन्होंने सत्ता को रखने के लिए, उत्तर प्रदेश में दोबारा लाने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब जब सत्ता है तो उनकी कहीं सुनी नहीं जा रही। लेकिन जो बात मैंने कही कि अधिकारियों का दबदबा इस सरकार में सबसे ज्यादा है। दिल्ली की लड़ाई हो सकती है, योगी बनाम मोदी की लड़ाई हो सकती है, योगी बनाम अमित शाह लड़ाई हो सकती है, राजनाथ सिंह पहले किनारे कर दिए गए, योगी की महत्वाकांक्षाएं बहुत आगे हैं, और जिस तरह से इस बार के चुनाव में एक बड़े नेता के तौर पर अपने दम पर भी वो उत्तर प्रदेश की जीत के रथ को आगे ले जाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, तो उनकी महत्वाकांक्षाएं निश्चित तौर पर बड़ी हो सकती है। और व्यक्तिगत तौर पर अभी तक उन पर किसी तरह के भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि इस सब के बावजूद
उत्तर प्रदेश में सत्ता, बीजेपी की सत्ता, बीजेपी का संगठन, उसके बीच के जो अंतर्विरोध हैं उनको हम मानते हुए भी अगर हम चले, तब भी हमको ये मानना चाहिए कि ब्यूरोक्रेसी सुप्रीम है, ब्यूरोक्रेसी ही चीजों को चला रही। और आज ही मुख्यमंत्री का एक बयान आया, आपने मंत्रियों पे संतोष की बात की कि ब्रजेश पाठक का या दिनेश खटीक का फोन ठीक से नहीं सुना गया, उनकी शिकायत नहीं ठीक से सुनी गई। लेकिन आज ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है सारे अधिकारियों को कि वो कम से कम पत्रकारों के फोन जरूर सुने, यानी कि पत्रकारों के भी फोन नहीं सुने जाते। तो ये समझा जा सकता है कि अधिकारी कितने बेलगाम हैं और उनको कोई भय नहीं, न उनको उत्तर प्रदेश की सरकार का भय है, न, क्योंकि सब उनको ये पता है सब कुछ वही चला रहे हैं। अभी जिस तरह के भ्रष्टाचारों के जिन आरोपों की जांच की बात हुई, एक दो मामले ऐसे हैं जिनमें जिस व्यक्ति पर आरोप है उसी व्यक्ति को जांच की जिम्मेदारी दे। तो ऐसा कैसे संभव है? अगर मुख्यमंत्री सब कुछ पूरी ईमानदारी से चलाना, उनकी इतनी ताकत उनके पास है, तो फिर अधिकारी इस तरह से मनमानी नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जब तक इन अधिकारियों के वर्चस्व को कमजोर करने की कोशिश नहीं की जाएगी, बड़ा इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, तो इस तरह के अंतर्विरोध लगातार सामने आते रहेंगे, लगातार दिखाई देते रहेंगे। और सरकार के जो प्रयास हैं, उनकी जो सदाशयता है, उसको भी जिन अर्थों में सरकार नीचे तक ले जाना चाहती है, उन अर्थों तक पहुंचाने में दिक्कतें आएंगी। जी जावेद साहब, ये जो पूरी रस्साकशी दिख रही है, इसमें एक पक्ष तो ये है कि अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं और पॉलिटिकल क्लास और वर्चस्व की लड़ाई। दूसरा एक जो स्वीकार्यता वाली बात हो गई कि साहब पीडब्ल्यूडी में तो ऐसा होता ही है, हेल्थ में तो ऐसा होता ही था, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, एक स्वीकार्य सत्य की तरह हो गया है कि साहब ये सब तो चलेगा ही। जैसे अभी पिछले दिनों कोई हमको हमारी न्यूज़ रूम में कह रहा था, नहीं साहब वो पासपोर्ट के रिन्यूअल के लिए वो जब आएगा पुलिस वाला या पासपोर्ट के लिए, तो मिठाई के लिए तो पैसा दे ही दिया जाता है, या डाकिया जब लेके आए आपका नियुक्ति पत्र तो दे ही दिया जाता है। उस तरह की एक मान्यता है, तो ये वैसा ही कुछ है। देखिए, जब भी ये बात सही है कि एक समाज में ही, सिर्फ पॉलिटिशियंस में नहीं, समाज में भी एक जनरल एक्सेप्टेंस सी है कि नहीं ये तो चलते ही है, ये होगा कि पासपोर्ट वाला आएगा, फलाना आएगा, अगर बिजली का मीटर रेस कर रहा है तो उसके लिए भी कुछ हाथ को ग्रीस करना होगा। और जब भी आप इस चीज़ को रोकते हैं या कोई चीज़ बदलना चाहते हैं तो थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, थोड़ा टर्बुलेंस होता है। जहाँ तक ये जो यूपी में हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, और जगह भी होता है। और उसकी एक वजह बहुत सी होती है कि जब मुख्यमंत्री अपने सारा कुछ अपने को कंट्रोल करना चाहे और किसी और मंत्री को इतने ज़्यादा बढ़ने नहीं देना, तो सब लगाम रखो, ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू रूल करो। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है कि इवेंचुअली सिस्टम आपको अब्जॉर्ब करे। जब आप शुरू में आते हैं, चाहे कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, एक हाथ को छोड़कर, तो शुरू में तो बड़े जोश खरोश से आदमी आता है और ये चेंज करना है और फलाना करना है और ये परिवर्तन लाना है। इवेंचुअली सिस्टम आपको अब्जॉर्ब कर लेता है। 2 मुख्यमंत्री रिसेंट मेमोरी में हुए हैं, राहुल जी और लोग बेहतर जानते होंगे, लेकिन मेरी समझ से 2 मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने कंट्रोल भी किया है लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया ब्यूरोक्रेसी को। एक नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात में थे, वो रूल करते थे अपने अफसरों के, चोजन अफसर्स के साथ, लेकिन कभी ही वॉज द वन हु वाज कॉलिंग द शॉट्स। वो डिसाइड करते थे। ऐसा नहीं था मजाल कि कोई भी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी या कोई भी विभाग का इंचार्ज वो डिसाइड करने लगे। वो दूसरा, शरद पवार जब वो महाराष्ट्र में थे, जब यहाँ भी मंत्री वो रहे, तो वो अपने हैंड पिक लोगों को चूज़ करते हैं जिन पे उनको भरोसा है, जो उनकी स्टाइल ऑफ वर्किंग से भली बात वाकिफ़ है, उनको एम्पावर करते हैं। लेकिन हमेशा मैंने ये देखा कि वो कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल इन्हीं लोगों के पास होता था। ये डिसाइड करते थे, फाइनल अथॉरिटी ही थे। ये नहीं, और ये नहीं कि कोई भी उनके मंत्री ने सेक्रेटरी ने आके या कोई भी अधिकारी हो, कितने ही पावरफुल हो और कितने ही भरोसेमंद हो, आके उसने कुछ कह दिया तो आंख बंद करके मुंह के मान लिया, ऐसा नहीं। मैंने बहुत बार देखा। होता ये है, जैसे नीतीश कुमार जी हैं दूसरे, अब इनके बारे में भी यही शिकायत होती है कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन ये तो सारे मंत्रियों को इन्होंने ज़ीरो कर दिया और ये सिर्फ अपने अधिकारियों के थ्रू काम करते हैं। अब ये कहना कि मंत्रियों को और उसकी जो
उसके फेवर में जो आर्गूमेंट दिया जाता है वो इसलिए कि भाई देखिए हम लोग भ्रष्टाचार रोकना, हम सारा चीज़ पे नियंत्रण रखें, लेकिन होता नहीं है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि चलिए ये चेंज कर रहे हैं इसलिए भी कुछ है, एक ये है कि भाई हर आदमी नरेंद्र मोदी नहीं हो सकता। नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से काम करते हैं वही अगर आप भी करने लगे और तो नेचुरली, और किसी को, ये जो कांग्रेस में कहा जाता था, कांग्रेस में किसी भी मुख्यमंत्री को बहुत ज़्यादा लंबे क्यों नहीं यूपी में दिया गया है। मुझे एक सीनियर, मैंने बड़ा एक सीनियर कांग्रेस लीडर से पूछा, तो बेचारे वो मर गए, तो मैंने कहा ये ऐसा क्यों करते हैं आप लोग, कभी किसी यूपी के चीफ मिनिस्टर को आपने टाइम, इसे देखो यूपी से आती है 80 सीट, और किसी को अगर किसी ने भी वहाँ अपनी जड़ें बना ली, वो तो दूसरे दिन चैलेंजर हो जाएगा। तो चलिए मोदी जी के लिए अभी तो कोई चैलेंजर नहीं है, लेकिन आगे भी तो लोग हमेशा लगाम खींच के रखते हैं। ये जो यूपी में थोड़ा सा हो रहा है, 100% बिल्कुल वर्चस्व ना बना रहे, थोड़ा रखो, ये पता रहना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर भी कोई है, और अगर बहुत ज़्यादा मनमानी हुई तो हो सकता है नीचे से पैर तले ज़मीन भी निकल जाए, इसलिए थोड़ा इनको कंट्रोल में रखा मेरा। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है। आई नेवर थॉट लाइक दिस कि गांधी परिवार कांग्रेस में सर्वोच्च सत्ता बना के रखे, जिसका एक मुझे ध्यान आ रहा है, मतलब देखिए इस पर आप लोगों ने कई बार जायज़ ढंग से टोका भी है, मैंने कहीं पढ़ा है, ध्यान मुझे कैसे आ रहा होगा, मैं 2-3 बरस का था जब ये हुआ, कैसे कमलापत त्रिपाठी जो कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस के, राजीव गांधी को चिट्ठी लिखी थी, और कई जो अभी जैसे G23 और तमाम 23 की बात होती है, कई जो विरोधी थे वो इकट्ठे हुए। ये बात बिल्कुल आपने सही कही सर, कि कभी ऐसा नहीं हुआ, मतलब गोविंद वल्लभ पंत थे, खैर वो तो नेहरू जी के चैलेंजर नहीं थे, पर नेहरू नीडेड हिम, इसीलिए वो बहुत पत्राचार भी उपलब्ध है कि कैसे नेहरू को बार बार लग रहा था कि केंद्रीय कैबिनेट में गोविंद वल्लभ पंत की ज़रूरत है, इसलिए 1900, अगर मेरी याददाश्त सही साथ दे रही तो 1955 या 56 में वो लखनऊ से दिल्ली आ जाते हैं बतौर गृह मंत्री, और फिर आचार्य संपूर्णानंद की बारी आती है, पर चंद्र भानुगुप्त और चौधरी चरण सिंह जैसे तमाम, और चतुर्भुज शर्मा जैसे दावेदार थे जो अपनी बात कहने लगे थे, और उसके बाद वो सिलसिला लगातार चलता रहता है, लगातार वीपी सिंह, श्रीपद मिश्रा, वीर बहादुर, फिर एनडी तिवारी, इस तरीके। अरे आप एच.एन. बहुगुणा, एच.एन. हेमवती नंदन बहुगुणा के बारे में कहा जाता है कि ही इज द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया नेवर हैड, लेकिन जहां उनका कद बढ़ने लगा। लेकिन सौरभ उसमें एक याद रखिएगा जी कि कांग्रेस के इतिहास में आप जितना जाएंगे ना तो आपको माल मिल जाएगा। हाँ आपने कहा गोविंद वल्लभ पंत की जरूरत थी, हाँ लेकिन एक फेज ये भी आया था जब नेहरू जी के कहने के बावजूद और इच्छाओं के बावजूद एक मूर्ति अचानक 22 दिसंबर अयोध्या नाम की 1949 एक जगह में, एक मॉस्क के अंदर एक मूर्ति प्रकट हो जाती है, जी। जिसके अंदर इतिहास गवाह है कि किन किन लोगों का हाथ था और उसके लिए किस किस लोगों ने कैसी कैसी तैयारी करी। तो इतिहास पुराना है, लेकिन सौरभ मैं आपको किस्से सुनाता हूं, यानी जी। ट्रांसफर पोस्टिंग से रिलेटेड किस्से सुनिए। बताइए। गोविंद को याद होगा, हम लोगों ने साथ में खड़े होकर के कवर किया था और बड़े बुरे दिन बीते थे हमारे। 2001 में गोविंद, अगर आपको याद हो, अक्टूबर की बात है 2001 में, एक डॉक्टर HC वैश्य थे, अगर आपको याद हो, DG हेल्थ से रिटायर हुए थे, उनको बीबी बख्शी, हमारे SP हुआ करते थे लखनऊ, उन्होंने अरेस्ट किया। उन्होंने अरेस्ट किया इस बयान पे कि रीटा शर्मा जो कि पत्नी थी, उनके सहयोगी थे हेल्थ विभाग में RS शर्मा जी। RS शर्मा साहब के मर्डर के बारे में, कि वैश्य साहब रोज आकर के अस्पताल में भर्ती थे जब शर्मा जी, डॉक्टर शर्मा, उनको धमकी देते थे कि पिछले DG बच्ची लाल को, बच्ची लाल था साहब, गोविंद अगर काम गलत नहीं है, तो बच्ची लाल को जैसे मरवा दिया मैंने, वैसे ही तुझे मरवा दूंगा, और बाद में उनका मर्डर हो जाता है। क्यों? क्योंकि नर्सेस के रिक्रूटमेंट के पैसे की शेयरिंग बराबर नहीं हो पाई थी। बाप रे। उसके लिए 2 DG लेवल के लोग मारे गए थे साहब, एक DG लेवल का आदमी अरेस्ट हुआ था। यह ट्रांसफर पोस्टिंग का तंत्र है। हेल्थ का मैं आपको मामला बताऊं, मैंने 3 कुंभ कवर किए हैं उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में, 89, 2001 और 2013। 2013 के कुंभ में एक सीक्रेट टिप ऑफ आती है कि जो करोड़ों रुपए का कैंप लगाया, हेल्थ कैंप, कुंभ के ग्राउंड के अंदर, कुंभ मेले में, वहां पे जो कुंभ शहर बनता है जी, कि वहां पे सारी दवाइयां नकली हैं, यानी पेन किलर की जगह चूना है, इसकी जगह ये है।
तो सारी दवाइयां नकली हैं। सारी दवाइयां नकली हैं, करोड़ों की दवाइयां वहां नकली थी। जब तक ये वहां 2013 की पुलिस बात और है। एजेंसीज पहुंचती हैं, वहां अचानक आग लग जाती है साहब। वहां आग लग जाती है, माल पूरा खाक हो जाता है, इंक्वायरी ठप हो जाती है साहब। सबूत है ना? कोई सबूत नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर एक ड्राइवर ने मुझे सबसे बड़ा यथार्थ का परिचय कराया था। उसने कहा, मैंने पूछा यार तुम ये इनके साथ क्यों लगे हो, बाबू के साथ, नीता के साथ क्यों नहीं जाते हो? कहा साहब ये तो 5 साल में गिर जाएगा, ये 35 साल की नीली बत्ती है। आप समझ रहे हैं साहब? वो कहता है कि ये 5 साल में गिर जाएगा, यानी नेता तो वोट आउट हो जाएगा, लेकिन ये बाबू जो है ये 35 साल रहेगा। यहां पे ऐसे भी अफसर हैं जिनके कारण गोविंद पंत जाजू जैसे लोगों ने कहा कि अखिलेश कमजोर मुख्यमंत्री थे। अखिलेश के दफ्तर से लिस्ट जाती थी और जाती थी थ्रू होते हुए शिवपाल सिंह यादव के पास और फाइनली जाती थी मुलायम सिंह यादव जी के पास। और वो लिस्ट जो है वो कंप्लीटली ऑल्टर होकर के मुख्यमंत्री के पास सिर्फ हस्ताक्षर के लिए आया करती थी। एक टाइम पे मुख्यमंत्री के आप नाम दफ्तर, नहीं ले रहे हैं पर मेरे ख्याल से अनीता सिंह जी हाँ। वर्सेस अखिलेश यादव बहुत पुरानी टॉप राज, ब्यूरोक्रेट हैं। हाँ साहब, यानी यूपी के सब लोग जानते हैं। जी। अब उसमें देखिए कि एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के अंदर जो अफसर थे वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के पुत्र पुत्री थे। तो जो खबर मुख्यमंत्री जो करने चलता था वो पहले कहीं और जाता था। बगावत की शुरुआत जो अखिलेश के परिवार में जो झगड़े हुए वो इस चीज से नहीं हुआ कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या कुछ सत्ता का खेल था साहब, क्योंकि सीएमओ बदल गया। सीएमओ बदलने के कारण क्या हुआ कि कुछ ईमानदार अच्छे अफसर आ गए जिन्होंने मुख्यमंत्री को बताना यह शुरू कर दिया कि साहब ये अभी कर तो दोगे मगर बाद में तुम ही मरोगे। उस कारण से ना बोलने वाले अफसर जो आ गए वहां पे, उसके कारण लड़ाई की असली शुरुआत हुई कि ट्रांसफर, पोस्टिंग और दुनिया का सबसे बड़ा लैपटॉप का ठेका 19 लाख लैपटॉप खरीदे जाने थे। एक लैपटॉप जो है वो शुरू में 41,000 रुपए का बिक रहा था। सीएमओ बदलने के कारण हुआ कि ईमानदार अफसरों ने नेगोशिएट किया और उस प्राइस को करीब 33,000 पे ले आए। 8,000 रुपए पर लैपटॉप की कमाई पॉसिबल थी। अब आप 19 लाख से उसको करिए, ये दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा लैपटॉप परचेज था। उसमें नुकसान हो गया लोगों को। तो क्या है कि इसके अंदर कुछ, जैसे राजू ने कहा, कुछ विधायक हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ ठेकेदार हैं। आप याद रखिएगा कि अभी जो कंप्लेंट हुई है, ये जो मेडिकल स्कैम का मामला हो, उसमें अगर थोड़ी गर्त में लोग जाएं तो पता लगेगा कि एक साहब हैं जो कि बड़े सप्लायर रहे थे, एक टाइम पे ब्लैकलिस्ट भी हो गए थे, उनकी कंप्लेंट ऊपर पीएमओ तक पहुंची है। हाँ, और पीएमओ में अभी ये भी अमित मोहन प्रसाद के खिलाफ भी खबर आई कि कंप्लेन की एक कंपनी ने कि हमारे पेमेंट रुके हुए हैं। तो हेल्थ को लेके, और जब भी यूपी और हेल्थ की चर्चा होती है तो हमको तो वो कथित तौर पर फांसी पर लटके सचान याद आते हैं सीएमओ। बिल्कुल, यही मैं कहने वाला था जी कि सचान साहब का कैसे वो, और फिर उनका जो मर्डर हुआ, जो जेल में थे, एक जो दूसरे सीएम थे, नहीं, सचान का जेल में ही तो हुआ था वो। आशीष भाई ज्यादा बता पाएंगे, आपने तो हेल्थ भी कवर किया है पॉलिटिक्स से पहले। नहीं, सचान का हुआ था वहाँ पर मर्डर, और बीपी सिंह थे, वो सुबह टहलने निकले थे। इससे पहले जो एडिशनल सीएमओ थे वो टहलने निकले थे, उनको गुमसनगर में गोली मार दी गई थी। तो ये नेचुरल स्कैम था, एकदम से पैसा आया था और उसको रिलाइज करने के लिए जो राहुल सर ने कहा कि वो ठेकेदार या क्या मेडिकल में, हेल्थ में जो दवाओं का सप्लाई का जो रैकेट है ना, वो बहुत बड़ा रैकेट है। उसको आप उसको आप समझ सकते हैं कि वो कितना बड़ा, जब तक इसको अंकुश नहीं लगेगा सब लोग उसी रैकेट पर, उसी दवाइयों पर अब आप देखिए क्या है कि जब एनएचएम स्कैम हुआ तो तब ये मामला आ गया कि दवाएं जो है वो बहुत बड़ा पैसे वाला चीजें हैं। तो अभी तक क्या था कि वो जो दवाओं का पूरा परचेज हो रहा था वो डॉक्टर कर रहे थे, एक हेल्थ डिपार्टमेंट में अलग डिपार्टमेंट था, वो सब जब अधिकारियों को लगा कि ये तो यार इसमें भी कुछ कमाई हो सकती है, तो उन्होंने एक यूपी मेडिकल कारपोरेशन बना दिया, 2 आईएएस अधिकारी उसमें बैठा दिए। तो उससे क्या हुआ कि वो दवाएं खरीदना नहीं, वो क्या करते हैं कि लास्ट मोमेंट पे दवा खरीदते हैं। जैसे दवा के अब जुलाई में खरीदेंगे क्या, दिसंबर में उसका वो एक्सपायर हो रही होती है, उसको जुलाई में खरीद लेंगे, जब तक पहुंचती है तो दवा खराब हो चुका होता है। तो ये पूरा इस तरह का खेल चलता है कि जो दवाएं खराब हो रही होती है कंपनीज के पास, वो अपना सप्लाई कर देते हैं स्वास्थ्य विभाग को। मतलब अब इसलिए अभी इन्होंने ऑर्डर किया है कि दवाएं वही खाई जाएंगी जिसकी कम से कम
2 साल बाद एक्सपायरी डेट हो। ये जो दवाओं को डंप कर देगा, अब ये जो एक रैकेट चला हुआ है, ये मतलब अरबों रुपए की कमाई का ये सिस्टम बन गया है। उसके बाद जो अधिकारियों की बात आ रही थी, बड़ी यहाँ कई अधिकारियों से बात करी, नेता ही नहीं अधिकारी के यहाँ पर अधिकारी भी अधिकारी के खिलाफ यहाँ पर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जी, अगर ये तो भी अब नेता आपने सही चैप्टर खोला है, थोड़ा विस्तार से बताइए आशीष भाई। नेता तो अपना वायरल कर देता है, चिट्ठी अपना जाता है नेता के अधिकारी क्या उखाड़ लेगा, लेकिन कोई डीएम है, कोई सचिव है, उसका तो अधिकारी अपने बॉस से अगर लड़ लेगा तो उसका तो क्रेडिट खा जाएंगे वो। तो इनका क्या है कि व्हाट्सएप ग्रुप है, आपस में चलता रहता है, हर बैच वालों का अपना व्हाट्सएप ग्रुप है। मैंने कुछ बैच के अधिकारी बात होती है, मुझे देते नहीं है, लेकिन मुझे आज मतलब कल मुझे पढ़ाया उन्होंने कि उसमें एक ग्रुप में चल रहा था, उसमें लिखा कि मनोज कुमार सिंह एडिशनल, ये सबके लिखा है मनोज कुमार सिंह ये एडिशनल चीफ ये एपीसी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर हैं, और ये एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं ग्राम विकास विभाग के और पंचायती राज विभाग के, 3 विभाग के, मतलब 3 अधिकारियों के पोस्ट पे 1 आदमी लिखा, उन्नीस अवस्थी। अब प्रमुख सचिव ऊर्जा भी है, एसीएस होम भी है, और यूपीडा के सीओ भी है 3 उसमें, नवनीत सहगल प्रमुख सचिव सूचना भी है, खादी भी है, ओडीओपी भी है 3। तो क्या है कि अधिकारियों का आपस में भी चल रहा है कि भाई बहुत से 518 कुल अधिकारी हैं, उसमें कम से कम 200-250 ऐसे हैं, आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो बहुत से अधिकारी इनके पास कोई काम नहीं है। मतलब आप जाइए बापू भवन में, आपको बापू भवन और इंदिरा भवन, जवाहर भवन में जो विभाग है, मतलब ज्यादातर जो लोक भवन में सेक्रेटरीट में बैठते हैं, वो तो उनके पास कुछ काम रहता है, लेकिन जो बापू भवन विभाग में विशेष सचिव बैठे हैं उनके पास कोई काम ही नहीं है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई देखिए पूरी सत्ता जो है वो 10-12 अधिकारियों तक सीमित चढ़ गई है, हमें तो मिल रहा है। जो बाकी उनकी बात में काफी जेन्युइन बात थी कि जो काम 30-35 अधिकारी कर रहे थे, वो वही अधिकारी वही काम वही विभाग जो है अब मुश्किल से 10 अधिकारी संभाल रहे हैं। तो क्या अधिकारी अच्छे अधिकारियों की कमी हो गई है, या फिर हम अधिकारियों को वो उस तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर इन ब्यूरोक्रेसी और हो गया। तो ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, जो नहीं हो रहा है भाई, मैं कह रहा हूं जी, ये जो पूरी लड़ाई हो रही है, इसमें वो जो छोटे अधिकारी है जिनको डीएमशिप, अब आप डीएम को देखिए भाई, हर जो आईएएस बनता है उसका एक सपना होता है कि भाई मैं भी कभी डीएम बनूं। आप देखिए बहुत से अधिकारी ऐसे हैं, मतलब जो सचिव रैंक में आ गए, एक भी बार डीएम नहीं बने, पोस्टिंग नहीं हुई। तो अब लेकिन अब उनका ये है संतोष है कि भाई देखिए अब कोई अधिकारी है वो लगातार डीएम बना हुआ है जब से मतलब वो लिस्बिल हुआ है। अब देखिए जिसके पावर है भाई, अभी कौशल शर्मा देखिए सहारनपुर में डीएम थे, वहां से आके लखनऊ में डीएम हो गए, यहाँ से बनारस में गए, 8-10 साल से डीएम चले। आप देखिए कम से कम जो जितने आप डीएम आप देख लिए तो उसमें बहुत से अधिकारी होंगे जो डीएम ऐसे हैं जो 5-6 साल से लगातार डीएम बने हुए हैं और नहीं हो रहे हैं। चलिए डीएम की बात छोड़ दीजिए, कोई मामला होता है उसकी एक जांच होती है। अब संजय भूसरेड्डी को आप देखिए, बिकरू हत्याकांड हुआ, जांच करेंगे संजय भूसरेड्डी। उसके बाद अभी जितने सब ये ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ उसमें कमेटी में एक आदमी कौन था? संजय भूसरेड्डी। तो ये भी चलिए, ये भी एक हल है। उसके बाद रोशन जैकब पे आई है, माइनिंग डिपार्टमेंट के सचिव हैं, एक कोई और भी उनके पास काम है, ये मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, रजिस्ट्री वाला कोई रिश्ता का जो उसमें भी है, प्लस लखनऊ कमिश्नर भी हैं। जब जरूरत पड़ी ऐसे ही जब ये थी यहाँ पे था लखनऊ में जब कोविड फैला था और डीएम पॉजिटिव हो गए थे तो रोशन जैकब को ही डीएम बना दिया गया। तो लोग ये कहते हैं भाई हमें क्यों जिम्मेदारी नहीं देते? भाई कोई बहुत से अधिकारी जो खाली बैठे उन्होंने कहा कि भाई एक बार हमको भी जमा दे जिम्मेदारी, कल मेरी अधिकारी बात होती है मुझे भी तो जिम्मेदारी दीजिए। तो ये जो टसल बिटवीन ऑफिसर्स भी चल रही है अंदर और वही जाकर नेताओं को या कुछ को अंदर की बात बताते हैं और ये वहां से भी पुश मिल रहा है कि कुछ अधिकारियों के खिलाफ बोला जाए। लेकिन चूंकि अधिकारी खुद में इतने पावरफुल हो गए हैं, कुछ अधिकारी जो पूरा एक इंस्टीट्यूट बन चुके हैं, तो ये अंदर से उबाहट चल रही है और ये चलता रहेगा मुझे लगता है जब तक कि मतलब ठीक है। सौरभ, मैं इसमें छोटी सी बात बड़ी ऐड करूंगा, इंटरेस्टिंग। कोविड, हाँ आशीष रैप अप करिए जी, बोलिए। जैसे कि अभी कोविड में आप देखिए अधिकारियों को देखिए, मैं मतलब सब लोग सीनियर लोग हैं, आप ये देखिए
अधिकारी चुनाव लड़ता है, पहली बार जीत के आता है, तो मंत्री बन जाता है। अरविंद शर्मा और असीम अरुण ने एसपी अरुण, और वो राजेश्वर सिंह बनते बनते रह गए। अच्छा। हाँ, बनते बनते नाम चल रहा था उनका भी। तो आप देखिए ऐसे होता है क्या कहीं? अब यहाँ पर कोविड जो होता है, कोविड में मुख्यमंत्री अपनी एक टीम 11 बनाते हैं, उसमें सब अफसर रहते हैं। तो देखिए भाई, कोई भी आदमी हो, हमारे ही कोई लोग हो, अगर आप अपने लोगों को छोड़कर 4 आदमी को अपने पास लाकर रोज 1 घंटा 1.5 घंटा मीटिंग करेंगे, तो जो मंत्री वो तो सोचेगा कि जाके हमारे बारे में कुछ फूटा होगा वहां पर, मना करता हूं, लेकिन एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। रोज सुबह मुख्यमंत्री टीम 9 की बैठक लेते हैं। टीम 9 में कौन है? वो नौरथ कौन है? वो अधिकारी हैं। तो रोज जब मीटिंग होगी अधिकारियों की और वो आपसे रोज मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं आपसे उनके बीच में एक रेपो बन जाएगा। तो वो कई बार आपसे खुल के कुछ बात बनती की बता भी देते होंगे या ना बताते होंगे। तो इसको लेकर भी मुख्यमंत्री, जो यहाँ मिनिस्टर्स हैं, सीनियर मिनिस्टर्स भी हैं, उनमें एक असंतोष है कि ये लोग मुख्यमंत्री को विभाग के में हमारे खिलाफ ब्रीफ कर देते हैं। तो ये भी एक इशू है कि जो यहाँ पर काफी लोगों से, जब आप मंत्रियों से बात करिए तो दबे जबान पे उनको लगता है कि यार हमारी भी कोई मीटिंग होनी चाहिए रोज। ये भी है आशीष, और फिर राहुल जी का रुख करेंगे। जो आप लोगों ने पहले कहा भी कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनने से पहले किसी भी संगठन के ऐसे रोल में नहीं थे कि पैन प्रदेश उनका नेटवर्क हो। तो जब आपका कोई पैन प्रदेश नेटवर्क नहीं है जो आपका संगठन में रहने होता है, या बतौर मंत्री या प्रभारी मंत्री आप रहे हो, तो प्रशासनिक अनुभव, तो एक तो अधिकारियों से कैसे काम लेना है सख्ती से, वो वाली बात, और उनको कैसे क्रॉस चेक करते रहना है, और दूसरा कि राजनीतिक लोग भी आपके हों जो हर जिले में, जो आपको फीडबैक देते रहें, ऑफिसर्स के बारे में भी, आपकी अपनी पार्टी के लोगों के बारे में भी। ये एक मसला है जो लोगों ने कहा कि योगी आदित्यनाथ चूंकि सीधे सांसद गोरखपुर और पूर्वांचल के कुछ जिलों में उनकी दिलचस्पी थी, और 17 के बाद एकदम से वो पूरे प्रदेश में आ गए। तो ये एक बात कही जा रही राहुल जी। सौरभ, एक बात तो तय है कि ईमानदार होना किसी भी मुख्यमंत्री के लिए और मंत्री के लिए यूपी में इज ए नेगेटिव। वो ज्यादा दिन चल नहीं सकता साहब, ये मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। श्री ने जिक्र किया संजय भूसरेड्डी का। संजय भूसरेड्डी एक समय पे सूचना के निदेशक हुआ करते थे। ये जो पद था, ये बड़ा क्रिटिकल पद माना जाता है इस यूपी की सरकारों में, क्योंकि पत्रकारों को रेवड़ी मलाई बांटने का काम जो होता है वो सूचना निदेशक करता है। सूचना निदेशक ऐसे ऐसे काम करता है कि किसी पत्रकार को अपने ससुराल जाना है, पत्नी को भौकाल देना है, तो बड़ी गाड़ी सरकार के किराए के खर्चे पे उसको उस समय पे दी जाती थी। अच्छा जी। हाँ, और अगर उसे लगा कि ये ज्यादा मुख्यमंत्री के क्लोज है, तो पत्नी के साथ हनीमून के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर नैनीताल में भी उतारता था। तो सूचना निदेशक वो होता है। ये कौन से जमाने की बात है? आप लोगों के जमाने की बात है साहब? मेरे जमाने की बात है। अरे मैं जमाना पूछ रहा हूँ कि हनीमून के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर सूचना निदेशक ने एक पत्रकार को दिया था, जिसने उन्हें पति पत्नी को नैनीताल में उतारा था हेलीपैड पे। उस समय यूनाइटेड उत्तर प्रदेश हुआ करता था साहब, हम बहुत बड़े थे उस टाइम। तो संजय भूसरेड्डी उस टाइम पे डिसरप्टर बन गए। इनको ईमानदारी का चस्का है। तो संजय भूसरेड्डी ने टैक्सियां बंद कर दी, फ्री की गाड़ियां बांटनी बंद कर दी। साहब आप लिस्ट निकालिए कि कितने पत्रकारों के पास सरकारी मकान है। ये तंत्र चलता है साहब, उसके अंदर 9-9 लाख रुपए के काम करवाए जाते हैं डायरेक्टर स्टेट्स के द्वारा। संजय भूसरेड्डी को ईमानदारी की प्रॉब्लम थी, मुलायम सिंह यादव के रिजीम में उनकी बहुत प्रताड़ना हुई। तो योगी आदित्यनाथ को लगता है कि साहब ये दूसरे पक्ष में नहीं जाए ना साहब, ईमानदार तो है ही हैं और उनसे प्रताड़ित भी हैं, उनसे प्रताड़ित हैं, तो उस पक्ष की तरफ नहीं जाएंगे। तो भूसरेड्डी साहब बार बार इस्तेमाल कर दिए जाते हैं। तो ये एक हो गया जी। क्या कह रहे हैं राम नाइक जब यहाँ पर गवर्नर थे जी, तो उनके भूसरेड्डी से अच्छे संबंध है, वही महाराष्ट्र के चंद्र जी। तो दोनों का जो टाई अप योगी से उन्होंने कराया, ऐसा मुझे लगता है। ब्यूरोक्रेसी का एक वहां पे एक अलग रिजीम है साहब, वो एक अलग दुनिया है। और मैं ये जानता हूं कि सरकारें
एक लेवल पे बड़े से बड़ा मुख्यमंत्री को वहां की ब्यूरोक्रेसी हरा सकती है। देखिए साहब, मैंने जैसे बताया ना, जिता भी सकती है क्या बाय डिलीवरिंग, जिताती भी है by साहब। delivering the सौरभ, government मैं schemes। उस समय का पत्रकार हूं हाँ। जिसने बैलेट बॉक्सेस में वोट पड़ते देखा है। बैलेट बॉक्सेस में मैंने ओम प्रकाश चौटाला नाम के मुख्यमंत्री को, पुलिस वाले स्टेनगन रखे बैठे हैं, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुर्गा बने हैं और बैलेट पेपर में मेहम में पढ़ रहे हैं वोट, मैंने वो भी देखा है। उसके कारण मैंने अपने सर पे 17 टाँके भी खाए हैं। और उसके बाद मैंने वो भी टाइम देखा है जब इटावा और जसवंत सब नगर वगैरह में बैलेट बॉक्सेस लूटे जाते थे और वो डीएम लुटवाते थे। वो डीएम एसएसपी लुटवाया करते थे, डब्बे के डब्बे लेके लोग भाग जाते थे और पुलिस वाले खड़े देखते रहते थे। साहब, तो क्या है कि और ये से सरकार पहले कि ये राहुल जी अपना वक्तव्य जारी रखें, ये सब तरफ से होता था, क्योंकि हमको एक इटावा के बुजुर्ग ने बताया कि कैसे दिल्ली और लखनऊ से ये निर्देश दिया गया था कि मुलायम सिंह यादव 1980 का विधानसभा चुनाव किसी भी कीमत पर ना जीत पाए। बलराम यादव चुनाव जीते थे। मैं आपको मजेदार बात बताता हूं कि जिस चुनाव में संजय सिंह लड़ रहे थे सोनिया गांधी के खिलाफ जी, उस चुनाव में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जब काउंटिंग हो रही तो मैं प्रियंका गांधी जी के पास बैठा था, तो शी वॉज वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ द विन। तो मैंने पूछा कि क्यों? कहती है अपार्ट फ्रॉम द पॉपुलैरिटी फैक्टर वी नो हाउ ही यूज्ड टू रिग द इलेक्शन। तो क्या है कि ये बहुत डीप रूट, ये एक जो ऐसी जड़े जमाया हुआ तंत्र इसका है। एक काउंटर है जो स्मृति ईरानी की कैंपेन टीम बताती है। स्मृति ईरानी कैंपेन टीम भी यही कहती है कि हमें पता था कि अमेठी में राहुल गांधी की टीम कैसे इलेक्शन को आखिरी 72 घंटे में मैनेज करती थी, हम उसको काउंटर करने में सफल हो गए। ये भी बात कासिद के आते आते खतीगौर लखनऊ में जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। तो क्या है कि ये ऐसा तंत्र है जो कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को, देखो यूपी, सौरभ, यूपी और बिहार में एक डिफरेंस है। यूपी में सेंट्रल फंड्स का उतना पैसा नहीं जाता बिहार में जितना यूपी में आता। यूपी इज फ्लश विद फंड्स, बहुत बड़ा राज्य है, पर कैपिटा के हिसाब से अगर भेजा जाए पर पैसा ज्यादा जाता है। और बिहार की स्पेशल स्टेटस की दुखती रख पे हाथ धर दिया है। वो है प्रॉब्लम। और इस कारण से वहां की ब्यूरोक्रेसी जो है वो सबसे दमदार और सबसे मालदार है। इस कारण से यहां पे मंत्री और मुख्यमंत्री असहाय किया जा सकता है। अच्छा, ये जो प्रकरण हुए हैं इसमें कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का हाथ है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज तो होती रहती थी। इसके बाद जो फॉलो अप एक्शंस हुए हैं कि मंत्री को दिल्ली बुलाया जा रहा है, ये कुछ और राजनीतिक इशारे हैं। चलिए बातचीत यहां पर खत्म करते हैं। राजदंड को, राज शक्ति को ये याद रखना होगा कि शक्ति का कब और कैसे इस्तेमाल करना है, दंड को कब टिके रहना है और कब प्रहार की मुद्रा में आना है, ताकि कोई भी अनियंत्रित ना हो। ये राज की पहली शर्त है। जिन नेताओं ने इस चीज़ को याद रखा वो खूब सफल रहे। विस्तार से आपने बात सुनी। जाते जाते एक बात और कह दूं, नेता नगरी के इस सत्र में ब्यूरोक्रेसी के चरित्र पर बात हुई, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश या देश के किसी भी कोने में काम करने वाले सभी बाबू, सभी अधिकारी ऐसे हैं। ऐसे सैकड़ों हजारों की संख्या में नाम हैं जो बहुत ईमानदारी से, बहुत तत्परता से ऐसा काम कर रहे हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई अधिकारियों को जानता हूं जिन्होंने किसी भी किंतु परंतु के फेर में ना पड़ के पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाई। मैं आपको एक बताता हूं, नाम नहीं लूंगा अधिकारी का। मुझे पता चला कि साहब उनके घर में जो बातचीत हो रही थी वो क्या हो रही थी, और बड़े सीनियर अधिकारी हैं, IAS IPS रैंक के अधिकारी। यार ये वाली किताबें तो लाइब्रेरी से ले आएंगे, बड़ी महंगी हैं, ये वाली किताबें खरीद लेते हैं, डिस्काउंट पर मिल रही हैं। ये एक सीनियर ब्यूरोक्रेट जो अपने कार्यकाल में सफल रहे, उनके घर में बातचीत हो रही है बच्चों की किताबों के संदर्भ में कि ये वाली जो पॉपुलर किताब है ये तो लाइब्रेरी से लाके हम पढ़ लेंगे 15। तो ऐसे भी अधिकारी हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, देश के कई राज्यों में हैं, केंद्र में भी होंगे, जो लगातार अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो उन सारे अधिकारियों को हमारा बारंबार प्रणाम कि आपकी वजह से सिस्टम चल रहा है। बाकी तंत्र को हमेशा बहुत सारे डूअर्स की ज़रूरत पड़ती है। कहा जाता है कि बहुत सारे बैड कॉप्स की ज़रूरत पड़ती है ताकि गुड कॉप अपनी गुडनेस को बरकरार रखें। तो ये रियल पॉलिटिक है, जिस पर चर्चा होती रहेगी। आप सभी विद्वान मेहमानों ने इतना समय दिया और अतिरिक्त उत्साह के साथ बात की, क्योंकि बात आपके गृह राज्य की हो रही थी, मेरे भी गृह राज्य की हो रही थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।